Good evening, all. Hi, Rudra. Hi, Garima. हेलो एवरीवन। सो आज हम जो लाइव सेशन लेने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट और टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और आयुर्वेदा। और हमारे साथ आज जो गेस्ट है डॉक्टर नम्रता, वो हमसे थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। हेलो प्रणाली। आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? हेलो अश्विनी। हाय रत्नराज। हाय प्रेम। हाय अनुश्री। Oh, hi, हेलो hi, डॉक्टर। hi, हेलो, Rutuja. हाउ आर यू? Okay, I'm clear now. येस येस येस, तू एकदम व्यवस्थित आहे. Okay, तुझा ऑडिओ आणि व्हिडिओ दोन्ही एकदम मस्त आहे. okay, सो वेलकम. okay. Thank you तुझ्या so much. सेशनसाठी तुला फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेरी ऑल द बेस्ट. Okay, thank you so much. I haven't needed definitely because तू already जे experience केलेला आहे आधी खूप वेळा and this is my first time officially on Instagram. So let's see how this goes then. एका फ्रेंड सोबत आणि एका कलिग सोबत असं जेव्हा आपण लाईव्ह होतो त्याची मजा एक वेगळी असते. आणि नक्कीच आपण Yes, सेशन करूया. सगळे आपले जे व्ह्युअर्स आहेत नक्कीच उत्सुक आहेत आजच्या टॉपिक बद्दल जाणून घेण्यासाठी. सो yes, definitely. बरेचसे आपले जे फ्रेंड्स आहेत तेही मला दिसतात जॉईन झालेले. सेशन शुरू करने से पूर्व मैं सगळ्यांना सांगू इच्छिते कि आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए. आपके क्वेरीज के आंसर हम जरूर देंगे. सो स्पीकिंग अबाउट द टॉपिक, डॉक्टर थायरॉइड, हॉर्मोनल इम्बॅलन्स आणि आयुर्वेदा खूप हॉट टॉपिक आहे आणि लाईफस्टाईल डिसऑर्डर मधला सगळ्यात टॉप मोस्ट हा टॉपिक आहे. प्रत्येक जणाला थायरॉइड बद्दल बऱ्याचशा गोष्टी माहिती असतात, बऱ्याच उत्सुकता असतात जाणून घेण्यासाठी. सो तू काय सांगू इच्छिते थायरॉइड बद्दल, थायरॉइड ग्लँड बद्दल आणि थायरॉइड डिसऑर्डर बद्दल? डेफिनेटली आपण आता नुकतंच बघितलं की आता 25 मेला जे आहे ते इंटरनॅशनल थायरॉइड डे हा होऊन गेला. सो डेफिनेटली आपण हा पूर्ण वीक जे आहे इट इज सेलिब्रेटेड ॲज थायरॉइड वीक. अँड डेफिनेटली आता आजकाल बघायचं तर थायरॉइडचं प्रमाण खूप जास्त वाढलेलं आहे. आधी हा डिझीज इन केस आय डोंट नो इट वॉज नॉट एक्झिस्टिंग ओनली, कुणाला काही माहिती नव्हतं. आणि आता जे आहे ते थायरॉइड, पीसीओडी हे जे आहे ते तसं आता डीएम डायबिटीज, मेलायटिस आणि हायपरटेन्शन आहे तसं त्या गिनतीमध्ये आता थायरॉइड यायला लागलेला आहे. अँड वाय इज दिस हॅपनिंग? आणि डेफिनेटली खूप साऱ्या लोकांना याच्याबद्दल अजून पूर्णपणे माहिती नाही की व्हॉट इज थायरॉइड, त्याचे हॉर्मोन्स काय आणि कसं ते आपल्याला इफेक्ट करतात. अँड डेफिनेटली जे आहे त्याचे लाईक इन्फर्टिलिटी अँड एव्हरीथिंग असे पण त्याचे इफेक्ट आपल्याला बघायला भेटतात. सो डेफिनेटली याच्याबद्दल जाणून घेणं तर खूपच गरजेचं आहे आपल्याला. आणि तेच आपण आजच्या सिस्टममध्ये करणार आहोत. मी थोडंसं तुला इंटरप्ट करू इच्छिते की लेट्स टेक दिस, आपण Yes. हे हिंदीमध्ये घेऊया. सो मॅक्झिमम हमारे जो व्यूवर्स है ओके उनको ओके सर 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 थोड़ा ओके सा. सर सर विल टेक इन हिंदी. ओके. सो स्पीकिंग अबाउट थायराइड अवेयरनेस वीक, अभी ये थायराइड अवेयरनेस वीक चल रहा है और उसी के लिए हमने ये जो सेशन है वो थायराइड के ऊपर देना डिसाइड किया. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये जो आपने जैसा बताया कि ये डिसीजेस पहले नहीं थे, कुछ सालों में ये डिसीजेस अपीयर हो गए हैं या फिर बहुत सारे अलग अलग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमें देखने मिलते हैं. तो उसका क्या कारण जो है वो आप क्या बता सकते हैं हमारे जो व्यूअर्स है उनको कि किस वजह से ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते हुए जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, पीसीओडी है, तो इसका कारण क्या है? आप क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को?
कोई भी डिजीज जो है, आप सिर्फ अगर आहार विहार व्यसन ये 3 चीजों में देखेंगे तो हर एक चीज में अगर हमें बिगाड़ दिखाई देता है तो उसके बाद ही ये सब चीजें जो है डेवलप होती है. आजकल डेफिनेटली मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है. एवरी फीमेल इज वर्किंग एंड एज वी ऑल नो की एवरी 1 आउट ऑफ 8 फीमेल जे आहे ती आपल्याला थायरॉइड, सॉरी फॉर दॅट मराठी, कि वो जो है हमें थायराइड के मतलब जो है इसमें चपेट में आ रही है आज. तो डेफिनेटली जो है मॉडर्नायझेशन जो बढ़ रहा है, पीपल हॅव नो टाइम टू ईट देअर फूड ऑन टाइम. तर याच्यामुळे जे आहे ते हळूहळू या सगळ्या गोष्टी डेव्हलप होतात त्यांच्या आहारामध्ये विहारामध्ये किंवा जे काही आजकाल ड्रिंकिंग वगैरेचं प्रमाण खूप जास्त आहे. बिंज ड्रिंकिंग अँड बिंज इटिंग अँड एव्हरीथिंग जे आहे ते होतात. तर दीज आर फैक्टर्स जो है ते मैटर करता है एंड ये सब जो है कहीं ना कहीं पे इफेक्ट करता है. डेफिनेटली दीज आर डेफिनेटली नॉट, ये जो है एक्यूट फेज में तो नहीं हो रहा है, क्रॉनिक वे में दिस इज इफेक्टिंग एंड आजकल हमें ये देखने मिल रहा है. ओके, तो स्पीकिंग अबाउट थायराइड, थायराइड के साथ उसके साथ बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे शरीर की तकरारें पेशेंट को दिखाई देती है, जैसे स्किन में चेंजेस आना, हेयर फॉल होना. तो आप इसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या बताना चाहती है कि थायराइड एक जब हम समस्या करके ट्रीट करते हैं और उसके साथ जो बाकी के जो डिसऑर्डर्स रहते हैं छोटे छोटे जो बहुत नेग्लिजिबल रहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? ओके, तो ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू दैट डिसऑर्डर हम बात करते हैं कि ये थायराइड क्या होता है एंड मतलब कैसे वो जो है ये डिसऑर्डर्स एंड एवरीथिंग दैट यू सेड कि छोटे छोटे जो है वो कॉज करता है. तो एज यू ऑल नो की अशी एक इट इज अ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, अपना जो एडम्स एप्पल होता है उसके नीचे वो ग्लैंड रहती है एंड इट सेक्रीट 2 हार्मोन्स जो है वो सेक्रीट करता है, विच इज द T3 एंड द T4. थायरोनिन एंड थायरोक्सिन सेक्रीट करता है वो. एंड जब ये दोनों के प्रमाण में जब हमें जो है ऊंच नीच दिखाई पड़ती है उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हमें हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म ये सब सारे डिजीज देखने मिलते हैं. तो अकॉर्डिंगली हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें क्या देखने मिलता है, तो फर्स्ट थिंग इज इंक्रीजिंग वेट. देन क्या होता है, हमें कोल्ड एंड क्लैमी स्किन दिखाई देता है, हेयर फॉल दिखाई पड़ता है, उसमें इरिटेबिलिटी होती है पेशेंट को एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज फटीग एंड कॉन्स्टिपेशन ये दिखाई पड़ता है. एंड वेयर हाइपोथायरॉयडिज्म इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, उसमें हमें जो है पेशेंट को यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन दिखता है तो वहाँ पे हमें डायरिया दिखने को मिलता है, वेट लॉस होता है, वहाँ पे इंक्रीज स्वेटिंग होती है वो पेशेंट्स को एंड स्वेलिंग दिखाई पड़ती है बॉडी. तो दीज आर द थिंग्स एंड इसके बारे में जो है हम आज जानने वाले. बराबर. मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट को ये जब छोटी छोटी नेग्लिजिबल जब चीजें दिखाई देती है तब कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट करने के बाद उनको थायराइड है ऐसे डिटेक्ट होता है. यस. मुझे ऐसा लगता है कि पीरियड्स में उनके चेंजेस आते हैं, जैसे इरेगुलर होना या फिर पीरियड्स में बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होना या फिर बिल्कुल भी नहीं होना, उसके साथ ही पीरियड्स के साथ पेट दुखना या फिर ये जो छोटी छोटी जो हम बोल सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज है वो पहले उनको दिखाई देते हैं और उसके बाद थायराइड डिटेक्ट होता है. हार्मोन्स का रोल कितना है थायराइड में, आप इसके बारे में क्या बताना चाहती है? थायराइड हार्मोन पहले हम देखेंगे कि जो थायराइड के हार्मोन्स हमने देखे तो उनका काम क्या रहता है बॉडी में. उसका काम जानने के बाद वो हमारे बॉडी में जो भी डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसके काम जो है वो थायराइड के हार्मोन्स करते हैं एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. डेफिनेटली अगर वो इफेक्ट होने वाले हैं तो उसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमारा मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और ये सब जो है वो बिगड़ने वाला है. एंड इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि थायराइड हार्मोन्स जो है अगर थोड़ा हम डीप में सोचे तो हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन प्लस हमारा जो बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन होना होता है, हीट की मात्रा जो है वो बढ़ाता है थायराइड हार्मोन्स हमारे बॉडी में. एंड डेफिनेटली इसके जो है परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने मिलता है कि नॉर्मली थायराइड हार्मोन्स अपन बोलते हैं कि बाबा हाई हो गया वगैरह, बट व्हाट हैपेंस इज नेचुरली विंटर सीजन में भी जो है थायराइड का लेवल हमें ज्यादा देखने को मिलता है बिकॉज सराउंडिंग्स में हम देखते हैं कि ठंड होती है तो उसके होम्योस्टेसिस के रूप में हमारा बॉडी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने को ट्राई करता है. एंड डेफिनेटली ये जो हार्मोन्स है T3 एंड T they tend to increase naturally, but that doesn't mean कि you are having thyroid का issue. डॉक्टर ऋतुजा जस्ट हाँ इशू नेटवर्क इशू है थोड़ा सा. तो उसके परिणाम स्वरूप जो हम देखते हैं कि ये जनरली विंटर सीजन में जो है बढ़ जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि यू आर हैविंग थायराइड डिसऑर्डर. इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्स ऑफ द बॉडी कि होम्योस्टेसिस जो है वो करता है एंड उसकी वजह से ये इंक्रीज हो जाता है. तो पूरे तरीके से जो है
हार्मोन लेवल्स अगर आप करते हैं, आपका TSH बढ़ा है, T3 बढ़ा है, T4 बढ़ा है, तो पूरी तरीके से उस पर रिलाई नहीं है। व्हाट आर द सिम्टम्स यू आर हैविंग, उसके साथ अगर सिम्टम्स है देन यू आर डेफिनेटली, हम बोल सकते हैं कि यू आर हैविंग सम ऑफ द अदर थायराइड इशू। तो ये चीज है। ब्लड टेस्ट के साथ साथ ही आपके पास कौन से लक्षण डेवलप हो रहे हैं बॉडी में, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली आपको आपकी जो बॉडी है उसको एग्जामिनेशन करना है कि आपको क्या क्या तकलीफें दिखाई दे रही है, और उसके साथ ही अगर आपको पीरियड्स में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं या फिर गैप बढ़ता रहता है या फिर जब आते हैं तो फ्लो अगर नहीं बढ़ता। कई बार थायराइड के पेशेंट्स में मैं बताना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को कि पीरियड्स में जो फ्लो है ना या फिर ब्लीडिंग है उसमें चेंजेस काफी ज्यादा आते हैं कि फर्स्ट सेकंड डे पे बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होता, आफ्टर थर्ड या फोर्थ डे जो है वो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ता है, विद क्लॉट्स होता है। तो ये जो चीजें है मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड, तो वो थोड़ा सा एबनॉर्मल वे में जब आपको पीरियड्स दिखाई दे तो आपको जाके आपके टेस्ट जो है वो करना चाहिए, या फिर आपके प्रकृति परीक्षण, या फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पीरियड्स के जब चेंजेस आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो हार्मोन का होता है, और उसी की वजह से जो पीरियड्स के टाइम तकलीफ होना, डिस्मेनोरिया जैसे जो लक्षण है, वो सारी चीजें जो है वो दिखाई देती है। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि हार्मोन इम्बैलेंस या फिर हार्मोन का और थायराइड का कितना संबंध है और वो कितना इंटरलिंक्ड है, ये हम हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या बोलना चाहते हैं? हॉर्मोन्स देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो है एक एक्सिस बताया गया है, दैट इज द पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी, एंड जो है ओवेरियन एक्सिस दैट इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव लाइफ, एंड ये जो है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एंड आवर थायराइड का जो है एक्सिस है दैट इज रिलेटेड टू आवर थायराइड ग्लैंड, बट बोथ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। दैट इज बिकॉज हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो है हमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन वाई फीमेल्स में जो है इसका प्रमाण हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली ये रीजन है, इसकी वजह से अगर थायराइड आपका बिगड़ गया तो इनडायरेक्टली आपका जो है ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है आपका जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ या फिर ओव्यूलेटरी हुआ, मेनी केसेस में व्हाट वी सी इज अनओव्यूलेटरी साइकिल्स देखने को मिलते हैं हमें। तो डेफिनेटली थायराइड का इफेक्ट जो है वहाँ पे, एंड आजकल हम देखेंगे तो PCOD एंड थायराइड दीज आर क्लोजली इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। इफ यू आर हैविंग PCOD यू गोना हैव थायराइड, थायराइड है आपको तो डेफिनेटली PCOD आपको होना ही। दीज आर क्लोजली इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। मुझे लगता है ये एक्सिस हाँ, ये एक्सिस बिगाड़ने में अगर हम इसमें देखें तो उसी के बोल कंटिन्यू कर, तुझे होते मुझे बोलते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो देयर आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल एंड देन पेरिफेरल, ऐसे डीप पेरिफेरल एंड सेंट्रल, ऐसे 5 टाइम्स पे वी कैन सेग्रीगेट दीज थिंग्स। इफ इट इज अ प्राइमरी लेवल, अगर प्राइमरी लेवल का थायराइड आपको है दैट मीन्स ओनली एंड T3 एंड T4 में आपका इश्यू है। द रेस्ट आपका हाइपोथैलेमस हुआ या पिट्यूटरी हुआ जहाँ से मेन स्टिमुलेशन मिलता है फॉर द थायराइड ग्लैंड टू सेक्रेट थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोन। प्राइमरी लेवल पे है तो आपका जो है सिर्फ T3 एंड T4 हार्मोन्स में ही बिगाड़ है, आपके एक्सिस में बिगाड़ नहीं है, दैट इज वेरी इजली ट्रीटेड। एंड अगर सेकेंडरी फेज में अगर हम देखते हैं तो आपका जो है प्रॉब्लम आता है TSH में, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है सेकेंडरी लेवल पे दैट इज आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है जहाँ से ये TSH निकलता है उसमें बिगाड़ आता है। दैट इज द रीजन कि आपका ये सेकेंडरी हाइपोथायराइड मतलब दीज आर द टाइप ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अगर सेकेंडरी हुआ तो आपका हाइपोथैलेमस में कुछ ना कुछ बिगाड़ हुआ है, हमें ये समझना चाहिए। इफ इट गोज टू टर्शियरी लेवल तो उसमें क्या होता है, आपका TSH का लेवल का ऊपर भी एक होता है स्टिमुलेटिंग फैक्टर, दैट इज द रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर होता है। अगर उसमें बिगाड़ आ गया तो डेफिनेटली TSH में बिगाड़ आता है, TSH में बिगाड़ आया तो डेफिनेटली T3 एंड T4 में भी बिगाड़ आते हैं। तो दीज आर द 3 थिंग्स वी शुड नोटिस, एंड हर एक जो है एक एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो इट बिकम्स टीडियस। तो इट्स बेटर जब आपको कुछ लक्षण दिखाई दे तो आप तुरंत ही टेस्ट करें और उसके बाद जाके फिर यू स्टार्ट द मेडिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं ये बोलना चाहती थी कि जैसे हमें पता होता है, काफी सारे लोगों को पता होता है कि थायराइड बस फीमेल्स को होता है, तो वैसा नहीं है, मेल्स में भी थायराइड का जो डिसऑर्डर है वो दिखाई देता है। का भी पार्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जितने अभी हम लोग ने पेशेंट्स देखे हैं मेल थायराइड के, तो उसमें स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा है कि अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं पेशेंट्स या फिर उनको अंडरलाइनिंग हाइपरटेंशन है या फिर और कोई अंडरलाइनिंग अगर हेल्थ इश्यूज है तो उनको थायराइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। उसके साथ ही उनका अगर लाइफस्टाइल अगर प्रॉपर वे में नहीं वो फॉलो करते हैं या फिर उनका जो डाइट है
उसका अगर टाइमिंग्स रेगुलर नहीं है, उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, तो ये सब जो है ना वो कारण है मेल थायराइड होने के, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन आया है, डज थायराइड डिस्फंक्शन हैव ओके। टू डू विद डाइट? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आहे. एवरी Yes. हाँ. Okay. I would like you to answer this. You can answer this thing better. ओके, सो स्पीकिंग अबाउट योर आंसर, आपको आपका जो क्वेश्चन है कि क्या थायराइड डिसफंक्शन डाइट से रिलेटेड है क्या, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट आंसर या फिर सबसे एक वन लाइनर आंसर ये है कि अगर आपका डाइट सही तरीके से नहीं है तो आपको थायराइड ही नहीं, बहुत सारे डिजीजेस की आप इन्विटेशन दे रहे हो, तो आपका डाइट प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बेसिक आपका जो डाइट है, नॉर्मल इंडियन फूड जो है वो अगर आप बेसिक लेवल पे भी फॉलो करते हैं ना, तो भी वो एक बहुत अच्छा डाइट पैटर्न बनता है आपके बॉडी के लिए, कि जो आपकी बॉडी फंक्शन प्रॉपर रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, थायराइड होने के अगर हम रीजन देखते हैं कि किस चीज़ की वजह से या फिर किस फैक्टर की वजह से थायराइड होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाना, उसके बाद स्टेल फूड मतलब बचा हुआ खाना खाना, उसके बाद जो सॉल्टेड चीज़ें रहती हैं तो उसमें बहुत सारे जंक फूड इंक्लूड होते हैं. तो अगर इसका आप सेवन नित्य करते हो या फिर टाइमिंग्स अगर आपके रेगुलर नहीं है, तो थायराइड होने का एक वो कारण देखा जाता है. और हम जब आयुर्वेद से जब हम ट्रीट करते हैं थायराइड को, तब सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये होता है कि आपकी अग्नि यानी आपका डाइजेस्टिव फायर जो है उसको हम टारगेट करते हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं, और उसी के साथ ही आपका एक डाइट पैटर्न आपको बताया दिया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए. बेसिकली बहुत क्या आपको फॉलो करना चाहिए, कौन से टाइम पे क्या खाना खाना चाहिए. और कई बार ऐसा होता है ना कि गलत मतलब सही फूड भी गलत टाइम पे अगर भी आप खाते हैं ना, तो उसका रिजल्ट जो है वो आपके हेल्थ के ऊपर आता है. तो एक बेसिक गाइडलाइंस हम पेशेंट को बताते हैं, उसका डाइट हम लोग डाइट पैटर्न जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा थायराइड के ऊपर आया हुआ दिखाई देता है. और बहुत सालों भी अगर पेशेंट को थायराइड है तो भी प्रॉपर डाइट फॉलो करने के साथ, उसके साथ योगासन प्राणायाम अगर आप अपनाते हैं, तो थायराइड के लिए जो डिसीज है वो पूरी तरीके से क्योर होता है और रीअकर नहीं होता. बहुत बार पेशेंट ऐसे पूछते हैं कि थायराइड की गोली चालू तब तक लेवल्स नॉर्मल रहते हैं, थायराइड की गोली हम बंद नहीं कर सकते क्या, या फिर वो गोली छूट नहीं सकती क्या? तो उसका आंसर ये है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल, आपका डाइट और आपका योगासन अगर बहुत रेगुलर है और बहुत अच्छी तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपकी गोली जो है वो छूट सकती है और थायराइड भी रिअकर नहीं होता. मुझे लगता है की आपके क्वेश्चन का आन्सर मैंने दे दिया है. त्याच्यामध्ये फक्त एकच पॉइंट मी इन्क्लूड करू इच्छिते. आपण जो हमने अभी कॉजेस देखे कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ थायरॉइड एंड एव्हरीथिंग एंड एनी अदर डिजीज, तो उसमें जो है डेफिनेटली अग्निमांद्य जे आहे ते आपलं मूळ कारण आहेच आहे. बट वाय डज दिस हॅपन, तर वेग अवरोध हे जे आहे इम्पॉर्टंट आहे. आपले मल मूत्र पानवायू जे काय आहे, वेग अवरोध इसका भी संबंध जो है, ये जो वेग बताए गए हैं, मल का वेग, मूत्र का वेग, अननोइंगली ट्रॅव्हल आहे, कुछ इश्यू है, या फिर आपको किसी ये ना वर्क फ्रॉम होम चालू आहे किंवा ऑफिसमध्ये आहात तुम्ही, तर ठीक आहे तुम्ही मीटिंगमध्ये असता, तो इस वजह से जो है यू कांट ये जो अर्जेस है यू आर टेंड टू सप्रेस दिस अर्ज. तो डेफिनेटली इसका भी इफेक्ट जो है आपका डेफिनेटली इस जो है पूरे लाइफस्टाइल के जो डिजीजेस बताए गए या फिर कोई भी आपका अग्नि विकृत करने का जो कारण है, इसमें जो है ये भी वेग अवरोध का कारण भी एडअप करता है. करेक्ट, हे मला सांगायचं. सेकंड क्वेश्चन भी हमें आया है कि कैन वी क्योर इट कम्प्लीटली. तो जैसे मैंने अभी अब बताया कि एक अच्छी लाइफ और प्रॉपर मेडिकेशन के साथ क्योर तो वो कम्प्लीटली हो जाता है और रिअकर भी नहीं होता. बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सालों से थायराइड है, थायराइड था लेकिन उनको एक प्रॉपर डाइट और ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद उनका थायराइड जो है वो नॉर्मल आके वो अभी बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं. और किसी को अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. और एक क्वेश्चन हमें अभी यहाँ पे मिला है. अंजलि इज आस्किंग व्हाट आर द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट फॉर थायराइड डिसऑर्डर्स. ओके अंजलि, वन थिंग बेसिकली इज थायराइड डिसऑर्डर्स जो है अभी हाइपोथायरॉयडिज्म है आपको या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, उसके अकॉर्डिंगली हमारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज चेंज होती है. बिकॉज व्हाट हैपेंस कि अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म का विचार करें, उसमें आपको वेट गेन वगैरह या फिर फटीग होना, कॉन्स्टिपेशन, ये सब देखने को मिलता है. तो ट्रीटमेंट विल बी बेस्ड ऑन ऑल दोज फैक्टर्स. एंड अगर हम इसमें देखा जाए आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसमें हमें रस की विकृति देखने को मिलती है. तो डेफिनेटली आप इसमें जो है पंचकर्म में जो भी शोधन वगैरह बताया, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर वुमन सारखे जे काही आहेत. बट इट इज नॉट अ थिंग दॅट यू शुड डू ॲट होम.
डेफिनेटली आपके जो घर के आसपास जो भी वैद्य है उनके पास जाके आपको अच्छी से सलाह लेके आपको जो है वमन दे सकते हैं। थायराइड के पेशेंट्स में वमन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में। एंड अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म का विचार करें तो उसमें जो है हमें रक्त की तो रुचि रहती है उसमें, प्लस रक्त की ज्यादा रुचि दिखाई मिलती है अपने को। तो फिर उसमें जो है अपना जो थायराइड का प्लेस होता है दैट इज द थ्रोट रीजन, वहाँ पे जो है रक्त मोक्षण करना जलोका लगा के या फिर विरेचन देना, तो इससे ज्यादा इफेक्ट जो है उसमें प्राप्त होता है। तो अकॉर्डिंग टू द हाइपोथायरॉयडिज्म किंवा हाइपोथायरॉयडिज्म उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर ट्रीटमेंट। बट डेफिनेटली ये जो हमने बताया है आप घर पे ट्राई नहीं कर सकते, आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे कहीं भी देखेंगे, अगर खुद ट्राई करेंगे करने के लिए तो डेफिनेटली आप जो है अपनी खुद की बॉडी को हानि पहुंचा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको जो घर के पास में जो भी वैद्य होगा उनसे कंसल्ट करके ही यू आर गोना टेक ऑल दिस ट्रीटमेंट। करेक्ट। मुझे थोड़ा सा हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बताना मैं चाहती हूँ कि ये दो प्रकार के थायराइड हम जनरली पेशेंट्स में देखते हैं। उनको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो उनके सिम्टम्स रहते हैं। बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसी के साथ ही पफीनेस आता है, मतलब एक मराठी मध्ये बोलतात ना की सूज आल्यासारखी वाटते पूर्ण अंगाला, काही स्पेसिफिक चेहरा। तो ये जो लक्षण है वो हाइपोथायरॉयडिज्म होते हैं। उसी के साथ ही आपका हार्ट रेट के ऊपर परिणाम आता है, आपको स्वेट के ऊपर परिणाम आता है। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म को भूख कम लगती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां होती है। उसके साथ ही आपका हेयर फॉल जो है वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल वे में हेयर फॉल होता है, मतलब नॉर्मल हेयर फॉल जो होता है ना उससे कहीं ज्यादा हेयर फॉल दिखाई। साथ ही हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है उसमें पेशेंट जो है वो पतला हो जाता है विदाउट एनी रीजन। जब आपका वेट बहुत ज्यादा कम आता है तो उसका एक कारण जो होता है आपको हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। उसी के साथ ही आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, स्किन जो है आपकी वो ड्राई रहती है, व्रिंकल्स रहती है, या फिर एक शाइन नहीं रहता स्किन के ऊपर। तो ये जो लक्षण है ना उसके साथ ही हम डिफरेंशिएट करते हैं और उसकी दोनों की चिकित्सा जो होती है वो अलग अलग रहती है। पेशेंट को कौन से जो भी मैंने लक्षण बताया उसका बहुत सारे अलग अलग लक्षण आपके लक्षण क्या है, इसके साथ आपकी अग्नि कैसी है, आपकी डाइजेशन की पावर कैसी है, आपकी मल प्रवृत्ति है, आपको मोशन कैसे होती है। तो ये सब चीजों का ध्यान देके फिर हम लोग थायराइड की ट्रीटमेंट जो होती है वो हर एक पेशेंट की हिसाब से करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको लक्षण क्या दिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के हार्मोनल लेवल्स भी नॉर्मल रहते हैं, पेशेंट को हेयर फॉल भी इतना नहीं रहता, लेकिन थायराइड लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए रहते हैं। तो बहुत अलग अलग वे में आते हैं थायराइड के पेशेंट्स आते हैं, बहुत अलग अलग सिम्टम्स लेके आते हैं। तो जैसे कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है तो अलग अलग वे में ही इसको ये प्रेजेंट होता है। तो भी हम अग्नि का विचार करके, मल प्रवृत्ति का विचार करके हम मैं आपको बताना चाहती थी। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज ये जो है कि कंसीव करते वक्त बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। इनफर्टिलिटी का प्रमाण हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैं आपको ये पूछना था कि इनफर्टिलिटी और थायराइड का क्या संबंध है? Okay, we have another question. What is the relationship between BP and hypothyroidism? ओके, मी याच्यामध्ये एक गोष्ट बोलू इच्छिते की असं नाही आहे की तुम्हाला प्रत्येक बीपीच्या पेशंट मध्ये यू आर गोना हॅव हायपोथायरॉइडिझम और प्रत्येक हायपोथायरॉइडिझम पेशंट मध्ये यू आर गोना हॅव बीपी. दिस इज नॉट द रिलेशन ॲट ऑल. तुम्ही याच्याबद्दल काय सांगाल डॉक्टर? करेक्ट है कि कैसा है ना कि बीपी होने के कारण अलग है, थायराइड होने के कारण अलग है। उसमें से जो हेतु है यानी किस चीज की वजह से आपको वो डिसीज हो रहा है, कभी कभार कैसा होता है ना कि एखादा बार हेतु सेम हो सकता है या फिर अंडरलाइनिंग डिसीज की वजह से थायराइड हो सकता है। अलग अलग पेशेंट मतलब पेशेंट वाइज वो चीजें जो है ना वो बहुत अलग अलग रहती है। सो हम ऐसा एक गाइड मतलब एक बेस लाइन नहीं बता सकते कि अगर आपको हाइपरटेंशन है तो थायराइड होगा क्या, या फिर थायराइड है तो हाइपरटेंशन होगा क्या। ये हर एक पेशेंट के अनुसार वो थोड़ा सा चेंज होते रहता है। और लेकिन उसका कारण ये है कि आपका लाइफस्टाइल, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि लाइफस्टाइल की वजह से ही जो भी आपको डिसऑर्डर्स है, जो भी आपको इश्यूज है वो होने वाले हैं। उसका रीजन भी कई बार सेम हो सकता है कि आपका आहार अगर आप गलत वे से इंटेक कर रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल जो थोड़ी सी गड़बड़ है, आपका एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो है, तो ये कारण है बहुत सारे डिसीज होने का। तो एक हाथ मतलब हर एक डिसीज एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक तो रहता ही है, लेकिन हर एक पेशेंट के वाइज ही हम वो देखते हैं। We have another question.
माझ्या मॉमला पण हायपोथायरॉइडिझमचा त्रास आहे. सध्या थायरोनॉम 75 mg चालू आहे. ती कमी करायची असेल तर काय करावं लागेल मला ॲज आयुर्वेदिक कन्सल्टंट? ओके. डॉक्टर शशांक, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमच्या आईला जो आहे तो हायपोथायरॉइडिझमचा त्रास कधीपासून सुरू झाला हे फॅक्ट जे, आणि परत मग एज फॅक्टर त्यांचं कसं आहे आणि एजच्या हिशोबाने त्यांना मेनोपॉझल स्टेजमध्ये आहे का ते, त्यांना गर्भाशयाची काही तक्रार आहे का, तर असेल तर त्यासोबतच आपल्याला त्याचं ट्रीटमेंट सुरू करून मग आपल्याला थायरोनॉमची गोळी जी आहे ती हळूहळू टेपर करावी लागेल. प्लस तुम्हाला जर पॉसिबल झालं तर एखादं शोधन वगैरेही आपण त्यांना ॲडवाईस करू शकतो, आणि शोधन केल्यानंतर आपली जी काही समान औषधी सांगितलेली आहे ती आपण सुरू करायला काही हरकत नाही. करेक्ट. डॉक्टर शशांक, तुम्ही स्वतः डॉक्टर असल्यामुळे तुम्ही बघू शकता की तुमच्या आईमध्ये कुठले कुठले सिम्पटम्स प्रेझेंट आहेत. हायपरथायरॉइडिझम मध्ये बसतात की हायपोमध्ये बसतात हे तुम्ही नक्की पहिले बघून घ्या. प्रकृती परीक्षण तुम्ही त्यांचं करू शकता आणि त्याच्यानुसार आपण आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट त्यांना नक्कीच त्याचा सल्ला देऊ शकतो. पण बेसिक लेवलवर तुम्ही लक्षणं तुमच्या आईची नक्कीच काढून कुठल्या कॅटेगरीमध्ये बसतात हे नक्की तुम्ही बघू शकता. प्लस आपण आता जे काही क्लासिफिकेशन बघितलं, प्रायमरी लेवल आहे का सेकंडरी लेवल आहे, टर्शरी लेवल आहे, पॉसिबल तुम्ही आता स्वतः डॉक्टर असल्यामुळे आय कॅन टेल यू पर्सनली की तुम्ही जे आहे त्याच्यामध्ये बघू शकता की कुठल्या लेवलवरती TSH लेवल किती वाढली आहे, T3 किती एफेक्ट झाले, T4 किती एफेक्ट झाले, याच्यावरती तुम्ही एक डीपली स्टडी करून आपण नक्कीच त्याच्यावरती काही ना काहीतरी उपाय करू शकतो. नेक्स्ट खूप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आला आपल्याला कि डाइट रूटीन क्या होना चाहिए, खाने में क्या इंक्लूड करना चाहिए, कैन यू गाइड? नक्कीच स्पेसिफिक डाइट रूटीन में आपका जो भी इंडियन फूड है, हमारे जो इंडियन ब्रेकफास्ट है, इंडियन लंच पैटर्न है, अगर वो भी आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, उसमें षडरसात्मक आहार बोला गया है आयुर्वेद में कि आपका आहार जो है उसमें सब चीजें होनी चाहिए, तो वो अगर आप वो भी सेवन करते हैं प्रॉपर टाइम के ऊपर, मतलब लंच आपका जो है वो मैक्सिमम 1 o'clock तक होना चाहिए, आपका डिनर जो है वो मैक्सिमम 9 o'clock तक होना चाहिए. तो अगर ये टाइमिंग आप मेंटेन करते हैं और टाइमिंग मेंटेन करने के साथ अगर आप लंच और डिनर में एक प्रॉपर हेल्दी फूड का समावेश करते हैं तो भी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके शरीर के लिए. और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो अखरोट रहता है, तो अखरोट का अगर आप भिगो के सेवन करते हैं पानी में एम्प्टी स्टमक, तो उसका भी थायराइड लेवल्स नॉर्मल करने के लिए स्पेसिफिक हाइपरथायरॉइडिज्म में उसका यूज बहुत अच्छा बोला है. और आपके हेयर फॉल हो या फिर हेयर इश्यूज हो, उसके साथ अगर स्किन इश्यूज भी अगर आपको होते रहेंगे, यानी पिंपल्स आना, एक स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आना जो थायराइड में बहुत कॉमनली दिखता है मेनोपॉजल एज में, अगर आपको स्किन के ऐसे कुछ इश्यूज है तो भी अगर आप अखरोट या फिर ब्लैक मनुका जिसको ब्लैक रेजिन्स बोलते हैं, अगर उसका सेवन करते हैं तो भी एक डाइट में इसका इंक्लूड करने के बाद आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं. तो ये आप फॉलो कर सकते हैं. ये जनरल हो गया. पेशेंट वाइज डाइट रूटीन जो है वो बहुत अलग अलग रहता है. पेशंट के लक्षण के अनुसार उसको डाएट पॅटर्न बोलते हैं. लेकिन एक जसं म्हणतो ना आपण सर्वसामान्यपणे जर सांगायचं झालं तर हे मी तुम्हाला सांगू शकते नक्कीच. ओके. आणि याच्यामध्ये मी डाएटचा विषय आला तर मी एक गोष्ट इन्क्लूड करू शकते. एक रिसर्च आर्टिकल वाचत होते, त्याच्यामध्ये दे हॅव टोल्ड, आता माणूस आजारी पडला की डेफिनेटली आपल्याला सवय आहे की नारळाचं पाणी घेऊन देते. आपण मूवीजमध्ये पण बघतो आणि रोजच्या प्रॅक्टिसमध्ये पण आपण बघतो की नारळाचं पाणी हमखास दिलं जातं. बट जे कोकोनटचं मीठ आहे, नॉट दॅट हरावाला कोकोनट, जे आपण देवापाशी नारळ फोडतो त्याच्यामध्ये जे कोकोनटचं जे मीठ निघतं, दॅट इज मीठ इज नॉट द प्रॉपर वर्ड. त्याचा जे काही तो भाग निघतो, खोबरं आपण त्याला बोलतो, तो खोबरं याचा खूप छान रोल आहे. बोथ इन हाइपरथायरॉइडिज्म में भी दे सकते हैं, हाइपो में भी अपन दे सकते हैं. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज वो अगर हम खाते दॅट इज आपण ड्रायफ्रूट्स खातो तर का खातो? बिकॉज वी फील फुलनेस, नंतर आपल्याला भूक वगैरे लागत नाही, त्याच्यामुळे आपण ड्रायफ्रूट्स खातो. सेम भाग जो आहे तो ह्या खोबऱ्यामध्ये असतो. इट कंटेन्स द ऑइल, आणि ऑइल असल्यामुळे पण त्याच्यामध्ये ग्लुटेट एक आहे सांगितलेलं आहे, ग्लुटॅमिक ऍसिड त्याच्यामध्ये असतं. अँड व्हॉट हॅपन्स इज आपण ते खोबरं खाल्ल्यावरती हाऊ इट ऍक्ट्स इन हाइपोथायरॉइडिज्म, इट क्रिएट्स अ फुलनेस. वो फुलनेस एक सटाइटी अपने को देता है, तो डेफिनेटली हमें भूख ज्यादा नहीं लगती है एंड इंटेंशनली वी टेंड टू ईट लेस. एंड व्हाट हैपेंस इन हाइपरथायरॉइडिज्म, ये कोकोनट मीट जो है अपनी कैलोरी बर्न करने में भी उतना ही इफेक्टिव. तो ये कोकोनट मीट जो है इसका भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में. वो दोनों कंडीशन जो है अपनी थायराइड की उसमें यूजफुल डेफिनेटली. मैं एक चीज बस ऍड करना चाहते हैं की उसमें जो कोकोनट का जे आपण नारळाचं काय म्हणतो त्याला साय म्हणतो किंवा खोबरा म्हणतो, तर त्याच्यामध्ये काही ऑइल्स असतात की जे आपल्या बोन्ससाठी, हमारे बोन्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है. तो वो नेचुरल सोर्स है आपके बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए. और उसी के साथ ही आयुर्वेद में उसको मज्जा के ऊपर काम करता है, ऐसा बोला गया है. नारियल पानी हो या फिर नारियल के अंदर की जो मलाई हो, तो वो मज्जा धातु के ऊपर काम करता है.
हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन उसको कैसा ना कि थोड़ा सा ध्यान देके खाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ठंडी में या फिर बारिश में खाएंगे तो आपको थोड़ा सा सर्दी होने के चांसेस होते हैं। तो समर सीजन में या फिर अक्टूबर हीट में वगैरह आप उसका सेवन कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, और उसका परिणाम आपके बोन्स के ऊपर तो आता ही आता है। लेकिन थायराइड में जो इंटरनल हीट बढ़ी रहती है, बहुत बार ऐसा बोलते हैं पेशेंट की आतमधून गरम वाटतं, आतमधनं ताप आल्यासारखं वाटतं। तो ये थायराइड का एकदम स्पेसिफिक लक्षण है। तो उसमें भी उसका यूज बहुत अच्छा बताया है। और इसी के साथ हमारा जो नॉर्मल कोकोनट है जो हम घर में यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसका भी फिर हम पानी पीते हैं तो भी इंटरनल हीट कम करने के लिए यूजफुल होती है। और इसी के साथ ही आपका यूरिन आउटपुट है, यानी यूरिन का क्वांटिटी है, यूरिन की अमाउंट है, वो बढ़ती है। और जो हीट है वो नेचुरल वे से आपकी बॉडी के बाहर निकलती है। उसी के साथ ही जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट है आपके ब्लड के अंदर, जो भी उष्णता है किंवा आपण आयुर्वेदात रक्तगत पित्त म्हणतो, तर ह्या गोष्टी सुद्धा कमी करण्यासाठी ह्या गोष्टींचा आपण अवलंबन करू शकतो। नक्कीच त्याचा उपयोग खूप छान होतो। बेसिक डाएटमध्ये जर मगाशी त्यांनी विचारलं, तर लोणचं, पापड खाणं किंवा शिळं अन्न खाणं, तर ह्या गोष्टीने काय होतं की तुमची इंटरनल हीट, बॉडीमध्ये हीट वाढते, तुमच्या रक्तामध्ये उष्णता यायला लागते और त्याच्यामुळेच थायरॉइडमध्ये बऱ्याचदा त्रास होताना दिसतात। तो तसंही लोणचं, पापड ह्या गोष्टी तर लिमिटेड खायला सांगितलं आपल्या आहारशास्त्रामध्ये सुद्धा। ते भाजीसारखं खाऊ नये। बरेचदा चुकतो आपण इथे की त्याच्या मात्रा जी आहे, मात्रा खूप महत्वाची आहे। तुम्ही मात्रेमध्ये जर खाल्लं तर तुम्हाला त्रास नाही होणार, बट तुम्ही त्याच्या एक्सीड केली ती मात्रा तर तुम्हाला नक्कीच ते त्रास देणार। तर ह्या गोष्टींचा आपण छोट्या छोट्या गोष्टींचा जर विचार केला तर आपलं डाएट आपण नक्कीच खूप छान ठेवू शकतो। क्वेश्चन आहे की डाएट फॉर हायपोथायरॉइडिझम। सेम आता हायपोथायरॉइडिझम मध्ये आपण काय बघतो, कफाचा एक सांगितलेला आहे, यू आर डॉक्टर, यू नो दॅट बेटर. कफाचा आजार आहे तो डेफिनेटली जे आहे ते आपल्याला वर्जा करायचे आहेत. ते सगळ्या वाईट गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, इन्क्लुडिंग इडली, डोसा, ब्रेड, मैद्याचे पदार्थ सगळे जे आहेत ते आपल्याला थोडासा कंट्रोल आणावा लागेल किंवा मग पूर्णपणे बंद करायचं जर जास्त त्रास होत असेल पेशंटला तर. प्लस तुम्हाला जर इन्क्लूड करायचं असेल तर यू कॅन इन्क्लूड अंजीर सारखे पदार्थ डाएटमध्ये जे आहे ते रोज सकाळी एक खाणं सुरू करा. आयदर यू टेक दॅट ड्राय वन किंवा मग तुम्ही मग ते आपलं जे काही फ्रूट मिळतं दॅट यू कॅन ईट. प्लस तुम्हाला जर इनकेस भाज्यांमध्ये करायचं असेल तर शेवगा, दॅट इज चिगरू, ड्रमस्टिक, इट इज व्हेरी युजफुल फॉर हायपोथायरॉइडिझम. इव्हन पिरियड्स रेग्युलर, म्हणजे फिमेल्स मध्ये पिरियड्स रेग्युलर करण्याच्या दृष्टीने सुद्धा ड्रमस्टिक्स सूप आहे, इट्स व्हेरी हेल्दी अँड इट्स व्हेरी युजफुल फॉर इरेग्युलर पिरियड्स रेग्युलर खूप छान पद्धतीमध्ये होतात. सेकंडली ड्रमस्टिक जे आहे ते नेचुरल सोर्स आहे फॉर कैल्शियम. सो तुम्हें जोड़ा मैक्सिमम, आप जितना मैक्सिमम उसका सेवन करेंगे ड्रमस्टिक सूप का या फिर ड्रमस्टिक का वेजिटेबल का, तो आपका कैल्शियम लेवल मेंटेन होने के लिए भी वो मदद ही करेगा। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है हमारे आहार में, जिसका अगर आप सेवन करते हैं तो उसका यूज ही आपको होगा। और ये जो नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से हेल्प होगा। सेकेंड एक क्वेश्चन हमेशा पेशेंट पूछते हैं कि भूख नहीं लगती, सुबह उठने के बाद हमको भूख नहीं लगती। स्पेसिफिक हाइपोथायरॉइडिज्म में ऐसे देखा जाता है कि उनको भूख नहीं लगती, मुंह में एक चिकनाट जैसा होता है, या फिर उनको ऐसा बोलता है कि चव नहीं लागत, सकाळी काही खावंसं वाटत नाही। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? अशा पेशंट्समध्ये डेफिनेटली त्यांना काही फार काही करायची गरज नाहीये. फक्त त्यांना आपलं नॉर्मल आपण दीपन आणि पाचन या पेशंट्सला दिलं तर नक्कीच आपल्याला याच्यामध्ये रिझल्ट भेटू शकतो. प्लस याच्यामध्ये मेन इम्पॉर्टंट गोष्ट काय की त्यांचं पोट साफ होतंय की नाही. तर पोट साफ होत नसेल तर डेफिनेटली त्यांची ती तक्रार पहिली सॉल्व्ह केली पाहिजे. नंतर ऑटोमॅटिकली त्यांचं जे चव लागत नाही आहे किंवा भूक लागत नाही आहे हा इश्यू डेफिनेटली जे आहे सॉल्व्ह होतो. करेक्ट. और मैं कहना चाहती हूँ कि एक सिंपल आप कर सकते हैं कि जो हमारा धनिया या फिर जीरा रहता है तो उसको रात में 1 कप पानी में भिगा कर आप अगर मॉर्निंग में पीते हैं, दोनों भी चीजें जो है वो ठंड है बट अग्निवर्धक है। तो अगर आप उसका वो पानी का सेवन करते हैं ना तो थायराइड के ऊपर तो वो काम करता ही है, लेकिन आपको भूख बढ़ाने के लिए भी उसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है। उसी के साथ ही जिंजर टी या फिर सिनेमन टी या फिर तुलसी टी, जैसे ये जो हर्बल टीज है, तो अगर उसका सेवन भी करते हैं, वो काढ़ा की फॉर्म में होता है, उसका हम नाम देते हैं टी, लेकिन वो बेसिकली इट्स अ काढ़ा। तो अगर इसका सेवन आप एम्प्टी स्टमक करते हैं तो बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी के अंदर जो गंदगी प्रेजेंट है वो भी क्या बोलते हैं फैट है या फिर जो भी गंदगी प्रेजेंट है वो निकालने के लिए आपकी मोशन के थ्रू उसका हेल्प होता है। और उसके साथ ही जैसे आपका पेट साफ होता है, जैसे आपको अच्छी मोशन हो जाती है, तो उसी के साथ ही आपका जो अग्नि है उसका वर्धन होता है और आपको भूख जो है वो नेचुरली वो
बढ़ने लगती है। तो ये छोटी छोटी चीजें है, आपको यूज कर सकते हैं। और ये चीज जो आहे सब लोग काय म्हणतात त्याला सगळे वापरू शकतात. ह्याच्यामध्ये काहीच कोणाला त्रासदायक असं पडत नाही. मात्रा फक्त महत्वाची तुम्ही किती प्रमाणामध्ये ते सेवन करताय. तुम्ही ग्लासभर पिणं हे अपेक्षित नाही, फक्त अर्धा कप पीना इसे अपेक्षित है। हाफ कप ये जो टी है उसका सेवन बस हाफ कप इतना ही लिमिटेड रखना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसका सेवन नहीं। हॉट इन प्रोटीन होते हैं, तो अगर आप सेवन ज्यादा करते हैं तो बॉडी में वो हीट बढ़ा सकते हैं, तो ध्यान देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली लोक जे आहेत ते इकडे तिकडे पेपरमध्ये वाचून किंवा युट्यूबवरती ऐकून किंवा असे सेशन्स ऐकून ऐकतात एक गोष्ट, अँड दॅट इज डेफिनेटली इंडिकेटेड ऑल्सो, बट ते सुरूही करतात त्यांच्या रुटीनमध्ये की हा इट इज युजफुल फॉर माय डिझीज, मला बीपी आहे, थायरॉइड आहे, तर मी हे सुरू केलेलं आहे, बट दे डोंट नो वेन टू स्टॉप. हे त्यांना अंदाज येत नाही, त्याच्यामुळे जे आहे ते त्यांना साईड इफेक्ट दिसतात. हा एक तो डेफिनेटली आहे, तुम्हाला जे आहे ते कधी स्टॉप करायचं आहे, तुम्हाला जर काही जाणवलं की मला हे मी रेग्युलरली घेत आहे, तुमच्या नंतर बॉडीमध्ये तुम्हाला स्वतःहून काही वाटलं की मला आता चेंजेस काहीतरी वाटतात किंवा मला काहीतरी हार्म करत आहे, तर डेफिनेटली यू नीड टू स्टॉप दॅट थिंग अँड फर्स्ट यू शुड कन्सल्ट अ नियरेस्ट वैद्य. तर हे तुम्ही डेफिनेटली केलं पाहिजे, बिकॉज कुठलीही चांगली गोष्ट प्रमाणामध्ये घेतली तर ती हितकर असते, चांगली असू दे किंवा वाईट असू दे, तर तुम्हाला ते माहिती पाहिजे. क्वेश्चन आर मँगोज इंटेक गुड खूप महत्वाचा ओके, प्रश्न. याच्यावरती हा डेफिनेटली चांगला आहे. मँगोज बद्दल आय डाऊट की मँगोज आर गुड फॉर थायरॉइड, बट रिसेंटली एक आर्टिकल वाचण्यात आला होता, त्याच्यामध्ये त्यांनी स्टडी केला होता. त्यांनी पील एक्स्ट्रॅक्ट घेतले होते, म्हणजे जी स्किन असते ना, स्किन म्हणजे कुठल्याही फळाची जी काही त्वचा असते, त्वचा रहती है उसको बोलते हैं पील बोलते हैं, वो पील का एक्सट्रैक्ट उन्होंने निकाला था, मैंगोज का निकाला था. तो उसमें जो आया था कि मैंगोज, मस्क मेलन जो अपना होता है, खरबूजा जो होता है ते, आणि आपला टरबूज वाटरमेलन, तो मैंगो, मस्क मेलन एंड वाटरमेलन का पील एक्सट्रैक्ट निकाला गया था, एंड दैट हैज बीन ड्रामेटिकली यूजफुल इन क्योरिंग हाइपोथायरॉइडिज्म एंड थायरॉइड में, जो डेफिनेटली यूजफुल. यही बोलना चाहती थी कि मैंगो सब खा सकते हैं, लेकिन मैंगो का जो पील होता है उसका मराठी त्याला जे साल म्हणतो, तर उसका जो पील में जो क्या बोलते न्यूट्रिशनल चीजें होती है ना, वो मैंगो को पचाती है. तो आपको अगर प्रेमी अगर आप हो तो मैंगो की पील खाना भी कर दीजिए. हाँ, म्हणजे कोकण रीजन में ये बहुत कॉमन है, मैंगो विथ पील ही खाना, ये एक क्या बोलते पद्धत आहे तिकडे, त्याच्यामुळे मैंगो कितीही खाल्ले तरी तिकडे त्रास होत नाही. सो इट्स अ ट्रिक और इट्स अ फैक्ट कि अगर आप मैंगो बहुत आपको मतलब आप नहीं कंट्रोल कर सकते मैंगो खाने में, तो आपको विथ मैंगो उसके पील के साथ अगर आप खाते हैं ना तो वो तकलीफ नहीं देता. नेचर का एक रूल है कि नेचर हमेशा एंटीडोट के साथ चीजें बनाता है, जैसे कि मैंगो का पल्प का एंटीडोट होता है मैंगो की पील. तो मैंगो खाने में अगर आपको तकलीफ होती है तो मैंगो की पील खाएंगे तो वो तकलीफ दूर होती है. ये बहुत नेचर का एक क्या बोलते हैं मिरेकल है, ऐसा है. सेम वे ओके ओके, कंटिन्यू डॉक्टर तुझा, मी नेक्स्ट क्वेश्चन घेत होते, कंटिन्यू. भी सेम है कि जैकफ्रूट खाने के बाद अगर आपने पानी पिया तो आपका पेट दर्द होता है. अगर ऐसे कंडीशन में तो वो जैकफ्रूट की जो सीड होती है तो उसको पूरा कंप्लीट बर्न करते हैं, उसकी जो पाउडर रहती है ब्लैक कलर की वो सेवन करते हैं खाने के साथ, तो जैकफ्रूट की तकलीफ कम होती है. सेम वे मैंगो की पील है उसका एंटीडोट. तो मैंगो प्रेमियों के लिए एक ही बोलना चाहती हूँ कि मैंगो की पील खाना स्टार्ट कर दो, मैंगो कोई तकलीफ नहीं होगी. तो लेकिन परत पण स्टिल ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैंगो खाते वक्त थोड़ा सा लिमिटेशन रखिए, बहुत हात सोडून मैंगो खाऊ नका. थायरॉइड असणाऱ्यांनी, डायबिटीज असणाऱ्यांनी मैंगोचं प्रमाणचं सेवन जे आहे तर ते थोडंसं लक्षपूर्वकच खाणं महत्वाचं आहे. आणि मॉर्निंगमध्ये, इव्हिनिंगला नाही खायचं. फ्रूट्स कधीही, फ्रूट का सेवन जो है वो सनसेट के पहले तक ही खाना है आपको, और ये अगर आप फॉलो करते तो मुझे नहीं लगता कि मैंगो पूरी बर्न करने तक की आपको तेवढी वेळ येईल तुमच्यावरती. ओके, वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाऊ लॉन्ग डज इट टेक टू कम्प्लिटली क्युअर थायरॉइड इश्यू? सी, असं काही एक पर्टिक्युलर ऑल फॉर वन अँड वन फॉर ऑल असं काही रूल नाही आहे की हा इतके डेजमध्ये यू आर गोइंग टू गेट क्युअर्ड. इट डिपेंड्स की तुम्हाला जे आहे किती तुमचं TSH लेवल, T3 आणि T4 जे आहे ते हॅम्पर झालेलं आहे, ते पर्सन टू पर्सन व्हेरी करणार आहे. किंवा असं काही नाही आहे की सेम रिपोर्ट डॉक्टर ऋतुजाचा आणि माझा थायरॉइडचा रिपोर्ट सेम आलेला आहे, एवढे TSH लेवल T3 T4 एवढेच आहे,
बट तरी त्यांची प्रकृती वेगळी आहे, माझी प्रकृती वेगळी आहे. द टाईम, त्यांची इम्युनिटी, माझी इम्युनिटी, हे सगळ्या गोष्टी जे आहेत ते मॅटर करतात. सो असं काही एक स्पेसिफिक टाइम पिरियड नाही आहे. तरी पण इन केस इफ यू आर हॅव्हिंग थायरॉइड, तुम्ही सगळे जे गोष्टी, डाएट आहे तुमचं किंवा जे काही शोधन औषधी, शमन औषधी एका वैद्याकडून तुम्ही जर सजेस्ट केलं, तुम्ही व्यवस्थित घेत असाल तर डेफिनेटली 2 ते 3 महिन्यांमध्ये if you are having hypothyroidism and you are having little more than normal values, then it can be cured within 2 to 3 months. असं आमच्या जे प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मध्ये दिसून आलेलं आहे. सो असं काही एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट नाही आहे. इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द पेशंट. डॉक्टर ऋतुजा, काय सांगाल तुम्ही? बात करना चाहती हूँ कि थायराइड कैसा ना कि वो बहुत सारे अलग अलग हेल्थ इश्यूज के साथ ही आता है. मतलब आपको हेयर फॉल रहेगा, आपको स्किन के इश्यूज रहेंगे, आपको डाइजेशन के इश्यू रहेंगे, आपके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहेंगे. तो जो भी आपको अलग अलग वो ग्रुप ऑफ इश्यूज है या फिर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है ना, तो वो जब तक पूरा कम नहीं होते तब तक अपने को थायराइड की मेडिसिन देनी पड़ती है, क्योंकि उसके साथ ही आपका थायराइड का लेवल जो है वो नॉर्मल आता है. मतलब हैंड इन हैंड आता है कि आपके वो सिम्टम्स ही कम आते हैं और उसी के साथ ही आपका T3, T4, TSH का लेवल जो है वो कम आता है. तो ग्रॉसली 3 to 5 मंथ लगते हैं थायराइड को प्रॉपर वे में ट्रीट करने के लिए. डिपेंड्स आप आहार, मतलब आप डाइट कितना अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, आप एक्सरसाइज कितना अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, आपका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, आपके इनपुट्स भी मैटर करते हैं. तो थायराइड कितने टाइम लेगा ट्रीट होने में, तो ये इम्पोर्टेंट है. और वो पेशेंट के वाइज ही वो ट्रीट होता है, ऐसा है. लेकिन इट गेट्स कम्प्लीटली क्योर्ड, ये तो मतलब है. Next, we have a very this question will be the question of the section. Like this person, I don't know, he is asking what is the protein percentage of mango. So I'll just say, I'm not sounding rude or something. Just Google it. We are not here just sitting and giving vivals for it. And nahi ha section percentage of protein, percentage of mango याच्यावरती आहे. But definitely one thing I would like to say, की डेफिनेटली मँगो जो आहे त्याला आपण काय म्हणतो की फळांचा राजा आहे. त्याच्यामध्ये खूप सारे न्यूट्रिएंट्स आहे, विटॅमिन्स, अँटीऑक्सिडंट्स आहे, ते खूप भरपूर प्रमाणामध्ये आहे. तर इट्स अ हेल्दी फ्रूट टू इट. आणि प्रोटीन पर्सेंट बघून आपण कुठलंही फळ जे घेतोय तर याच्यामध्ये एवढं प्रोटीन आहे, एवढं मला पाहिजे बॉडीमध्ये, असं आपण घेत नाही. आणि फळांच्या बाबतीमध्ये प्रोटीन जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर यू कॅन हॅव ड्रायफ्रूट. न्यूट्रिशनिस्ट किंवा त्यांचा तो थोडासा अँगल आहे. सो लेट देम डू देअर जॉब अँड लेट अस डू अवर जॉब. कोणी खायचं कोणी खाऊ नये आम्ही नक्कीच सांगू शकतो की किती खायचं किंवा किती खाऊ नये असे प्रश्न नक्की. डेफिनेटली. ओके, ठीक आहे. डॉक्टर ऋतुजा, एक क्वेश्चन मी तुम्हाला विचारू इच्छिते. आपण आता बघतो थायरॉइड मध्ये आपल्याला जे आहे ते स्किनचे खूप जास्त, मी ॲज अ कन्सर्न्ड फिमेल ऑन बिहाफ ऑफ एव्हरी फिमेल वॉज वॉचिंग दिस सेशन मी विचारते की थायरॉइड मध्ये आपल्याला खूप सारे स्किनचे इश्यूज आपल्याला दिसून येतात की स्किन खूप ड्राय होऊन जाते, आपल्याला कोल्ड इंटॉलरन्स असतो. अँड डेफिनेटली इफ यू आर हॅव्हिंग दिस ड्रायनेस अँड एव्हरीथिंग, तो डेफिनेटली ब्लिंकिंगकडे खूप जास्त प्रमाणामध्ये आपली स्किनची टेंडन्सी असते जाण्याची. तो अशा कंडिशन मध्ये आपण काय पेशंट्सला ऍडवाइस करू शकतो? थायराइड का सबसे जैसे मैंने बोला कि टारगेट रहता है कि आपके हेयर और आपकी स्किन, तो उसमें दिखाई देता है कि आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स आना या फिर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा दिखाई देता है इन मेनोपॉजल एज. आफ्टर 40-45 पिगमेंटेशन, बटरफ्लाई शेप पिगमेंटेशन आता है दोनों चीज के ऊपर. पिगमेंटेशन यस इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं सिम्टम है या फिर साइन है. उसके बाद स्किन ड्राई होना, स्किन के ऊपर कट्स आना, ये जो चीजें है ना वो हर पेशेंट के अनुसार दिखाई देती है. तो थोड़ा सा टैकल कैसे करें, तो हमारे स्किन के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो मतलब हम काऊ मिल्क और काऊ घी, तो दोनों भी चीज़ है ना वो रेगुलेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है. काऊ घी स्पेसिफिक, काऊ घी के अंदर काऊ घी में जो प्रेजेंट न्यूट्रिशनल फैट है वो आपके थायराइड के ऊपर भी काम करेगा, आपके स्किन के ऊपर काम करेगा. और उसी के साथ ही आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस से रेगुलेट करने के लिए भी काऊ घी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप मुझे पूछेंगे कि थायराइड में तो वेट गेन होता है तो हम काऊ घी कैसे खा सकते हैं, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो ये सब मिथ्स है. तो अगर आप 2 स्पून भी काऊ घी खाते हैं तो आपके वेट के ऊपर वो कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर आप डीप फ्राइड काऊ घी में कुछ बना के खाते हैं तो आपके वेट इम्पैक्ट करता है. लेकिन आप आपके फूड में इंक्लूड अगर 2 स्पून भी खाते हैं तो आपके बोन्स की ताकत बढ़ाने के लिए वो काम करता है, आपके थायराइड लेवल नॉर्मल करने के लिए वो काम करता है. उसी के साथ ही एक स्किन के ऊपर ग्लो लाने के लिए काऊ घी और काऊ मिल्क का सेवन करना ये बहुत. हम देख रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की बीमारियां जो है वो बहुत कम उम्र में अभी शुरू होने लगी है. तो उसके कारण क्या है, क्यों इतना अभी फूड
फैक्टर जो है वो बहुत, हम बहुत न्यूट्रिशंस वगैरह न्यूट्रिशनल चीजें खाते रहते हैं, तो भी जो बीमारियां क्यों होती है। तो अगर देखा जाए तो हमारा मिल्क का इंटेक है वो बहुत ज्यादा कम है, कोलेस्ट्रॉल, वेट गेन और सॉरी। वजह से काऊ घी और काऊ मिल्क ये खाते नहीं है लोग। तो उसी की वजह से क्या होता है कि आपके बोन्स में पोरोसिटी आने लगती है। तो मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके डाइट में 1 कप ऑफ काऊ मिल्क और 2 स्पून ऑफ काऊ घी होना ही चाहिए। तो डेफिनेटली। की इश्यूज है कम आएंगे बेसिक लेवल पे, ठीक है। उसके बाद थायराइड की वजह से जब स्किन खराब होती है तो उसके लिए बहुत सारे लेप बताए हैं जो हम स्किन के ऊपर लगाते हैं। उसी के साथ जो थायराइड के मेडिसिन होते हैं तो वो भी स्किन के ऊपर काम करते हैं। तो मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद आपकी स्किन में चेंजेस तो आने ही दिखाई देते हैं। और उसके साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन होते हैं, मेडिसिनल ऑयल्स होते हैं आयुर्वेदा में, के सेवन जिसका नित्य अभ्यंग करने के बाद आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एक ग्लो आता है, या फिर स्किन का टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा बनता जाता है। ये मैं सब हाउ रिस्की इज बीइंग डायग्नोज्ड विद अ थायराइड नोड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो थायराइड के हॉर्मोन्स के ऊपर हम बात कर रहे थे कि थायराइड के हार्मोन से अगर उसमें कुछ बिगाड़ आता है तो क्या होता है। तो थायराइड नोड्यूल मतलब थायराइड की जो ग्लैंड है वो हमारे गले के यहाँ पे स्थित होती है। तो वो ग्लैंड के अंदर अगर कोई वाटर बबल हो या फिर कोई छोटी सी गांठ हो तो वो कितने रिस्की है। तो अलग अलग टाइप की वो गांठ होती है, कई बार वो नॉर्मल होती है, कई बार वो कैंसरस होती है। तो कौन से टाइप की गांठ है वो हमें देखना चाहिए, किस चीज की वजह से उनको वो गांठ हुई है, कितने सालों से वो गांठ है, उसके ऊपर उसका रिस्क फैक्टर रहता है। हर एक गांठ कैंसरस नहीं होती, ये हम पहले जाना, मतलब ये आपके दिमाग में सेट करो। बहुत सारी बार वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ही वो गांठ बनती है। तो बेसिक लेवल पे अगर हम मेडिसिन स्टार्ट कर दें तो वो गांठ 2 से 4 महीने तक वो कम हो जाती है। लेकिन अगर वो कैंसरस गांठ है तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो अलग पद्धति से होती है। और कितने सालों से वो गांठ है, किस चीज की वजह से गांठ है, वो हर एक पेशेंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो रिस्क फैक्टर उसमें होता है कि वो गांठ नॉर्मल है कि कैंसर है, उसके ऊपर उसका रिस्क फैक्टर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका जवाब आप दीजिए। एक क्वेश्चन आपण मिस केला आहे स्वीट चेतूचा. शी इज आस्किंग व्हॉट एक्सरसाइज आर रेकमेंडेड. एक्सरसाइज म्हणजे डेली रुटीन मध्ये जे आहे ते तुमचे डेफिनेटली स्ट्रेचिंग अँड एव्हरीथिंग किंवा सूर्यनमस्कार तुम्ही सुरू करू शकता. त्यासोबतच आपले हलासन सांगितलेलं आहे, योगासनांमध्ये पश्चिमोत्तासन सांगितलेलं आहे. प्लस मग अजून एक इम्पॉर्टंट इज यू कॅन डू स्टार्ट विथ द अनुलोम विलोम प्राणायाम आणि भस्मिका. भस्मिका सोबत मी सांगू इच्छिते की जे आपण सिंहासन करतो, सिंहासन मध्ये व्हॉट हॅपन्स इज की आपण तो जो आहे त्या फॉर्मच्या आसनामध्ये काय होतं की आपण एक विशिष्ट आवाज जो आहे तो आतून काढत असतो सिंहासनामध्ये. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की साउंड वाइब्रेशन मुळे व्हाट हैपेंस इज अपना जो थायराइड ग्लैंड है एग्जैक्टली अपने एडम्स एप्पल के नीचे प्लेस होता है. एडम्स एप्पल इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो जो त्याच्यामध्ये साउंड वाइब्रेशन होऊन डेफिनेटली इट हेल्प्स टू स्टिम्युलेट इन सम अदर वे द थायराइड ग्लँडचा इम्पॅक्ट येतो. तर डेफिनेटली these kind of asanas जे आहे ते यू कॅन डू इट रेग्युलरली योगासनास अँड देयर इज नो हार्म इन डुईंग इट. जस्ट तुम्हाला एक काळजी घ्यायची की तुमचं जेवण झाल्यावरती किंवा नाश्ता झाल्यावरती तुम्ही हे सगळी आसनं नाही करायची असेल तर तुम्ही सकाळी एकतर बिफोर आफ्टर गेटिंग अप अँड बिफोर युअर ब्रेकफास्ट यू कॅन डू दिस और यू कॅन डू दिस आसनास इन द इवनिंग. सो दिस डेफिनेटली विल बी यूजफुल. अब मैं ऐड करना चाहती हूँ कि ओमकार का जब जो है ना, तो ओमकार का जब हम करते हैं, हाँ, उसके जो वाइब्रेशंस है ना तो वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है बहुत अच्छी तरीके से. सो 3 बार अगर ओमकार का हम प्रॉपर वे में उसका जप करना रहता है, तो अगर हम 3 बार भी दिन में मॉर्निंग में उसका जप करते हैं, फिर ओमकार का उच्चारण बोलते हैं, उसको जप नहीं बोलते, उच्चारण बोलते हैं. तो 3 बार अगर हम ओमकार का उच्चारण करते हैं तो वो जो वाइब्रेशंस होती है तो वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करती है. और थायराइड ग्लैंड की जो भी वैल्यू हार्मोनल इम्बैलेंस हो या फिर थायराइड के सिस्ट हो या फिर बाकी के भी चीजें, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट उसका आता है. मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमें और आ रहे हैं. Yes. And it's a good thing, Dr. Rutuja. इंटरैक्टिव सेशन मध्ये करने में एंड जो है सुनने में भी बड़ा मजा आ रहा है. The next question is, does taking tobacco or any sort of pan masala affect hypothyroidism? To
डेफिनेटली तुम्ही जे आता हे काय बोलताय टोबॅको अँड पान मसाला जे आहे दिस अ फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन. कुठल्या तर कुठल्या स्वरूपामध्ये जे येते टोबॅको और पान मसाला हे कसं आहे पित्त वाढवणाऱ्या गोष्टी आहेत. आणि आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऍसिडिटी वाला पित्त जे आपण नॉर्मली लेमनच्या लँग्वेजमध्ये कन्सिडर करतो. आपल्या बॉडीमध्ये हमारी बॉडी में जो सॉरी मी परत मराठीमध्ये बोलते हमारी बॉडी में जो वो 3 दोष बताए गए हैं एक वात पित्त और कफ. तो ये दोष का जो है पित्त उसके बारे में बोल रही हूँ. और अगर ये पित्त अगर बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आपके जो है वो रक्त धातु को वो अफेक्ट करने वाला है. अगर रक्त अफेक्ट हुआ तो डेफिनेटली आपका थायराइड ग्लैंड है वो अभी हाइपोथायरॉइडिज्म हो या हाइपरथायरॉइडिज्म हो कोई भी डिसऑर्डर हो. बिकॉज ये जो हमारी ग्लैंड बताई गई है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी रहती है गलत स्थान में नेक में बताई गई है. एंड गलत स्थान जो है वो एक रक्त का स्थान बताया गया है. तो अगर आपका रक्त दूषित होता है बाय टेकिंग टोबैको एंड पान मसाला एंड एवरीथिंग तो आपका डेफिनेटली इफेक्ट जो है वो थायराइड पे आने वाला है. इट डजेंट मैटर हाइपोथायरॉइडिज्म हो या हाइपरथायरॉइडिज्म हो. तो डेफिनेटली ये जो चीजें हैं वो धीरे धीरे कम करनी चाहिए एंड देन पूरी तरीके से बंद करनी चाहिए. अगर बंद नहीं कर सकते तो डेफिनेटली उसका इंटेक जो है वो कम कर दो. इवन आपके लीवर के लिए भी वो अच्छा नहीं है. तो कोई भी व्यसन हो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा ही नहीं है. बस थायराइड के लिए ऐसे नहीं हमारे बॉडी ओवरऑल बॉडी के लिए कोई भी व्यसन अच्छा नहीं है. अगर वो एक्सेस होता है या फिर लिमिटेड भी होता है तो वो एक टाइम के बाद आपके बॉडी के ऊपर हार्म ही करने वाला है. तो इस चीज का ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. PCOD with respect to hypothyroidism and also in pre and post menopause. PCOD मतलब PCOD और आई गेस PCOD और हाइपोथायरॉइडिज्म का इंटरैक्शन के बारे में आप पूछ रहे हो. और प्री एंड पोस्ट क्वेश्चन एक्चुअली क्लियर है मला क्लियर नाही झाला तुमचा क्वेश्चन. आय मीन ही इज आस्किंग PCOD विथ रिस्पेक्ट टू हाइपोथायरॉइडिज्म एंड प्री एंड पोस्ट मेनोपॉज. हाँ मतलब आस्किंग अबाउट द सिम्टम्स और हाँ लक्षण जो वो PCOD के लक्षणों के साथ ही मिलते जुलते जैसे कि वेट गेन होना पफीनेस होना पीरियड्स में इरेगुलरिटी होना या फिर एक्सेस ब्लीडिंग होना ये सब लक्षण जो है ना वो PCOD के साथ ही मिलते जुलते हैं. उसका कारण भी यही है कि हमारा जो बॉडी है फीमेल बॉडी पिट्यूटरी थायराइड और ओवरियन एक्सिस जो एक्सिस है मतलब इंटरलिंक्ड है वो चीजें. तो एक का परिणाम दूसरे ऊपर नहीं आना है. सो कई बार ऐसे देखा जाता है कि PCOD के पेशेंट को थायराइड होता है या फिर थायराइड के पेशेंट को कुछ दिनों के बाद PCOD होता है क्योंकि उसका रीजन ये है कि ये जो ग्लैंड्स है ये इंटरलिंक्ड है. हॉर्मोन्स जो है वो इंटरलिंक्ड है. PCOD होने के लिए जो भी बॉडी में चेंजेस आते हैं उसी का कारण थायराइड में भी देखा जाता है. तो एक दूसरे के साथ एक दूसरा होना ये और प्री एंड पोस्ट मेनोपॉज और थायराइड का संबंध भी है क्योंकि प्री एंड पोस्ट मेनोपॉज में भी वेट गेन होना या फिर वेट लूज होना उसके साथ पीरियड्स में इरेगुलर होना ये भी दिखाई देता है. बेसिकली इट्स ना हार्मोन क्या बोलते हैं हार्मोन की वजह से ये सब चीजें होती रहती है. और कैसा ना कि बॉडी हमारी सेम है हमारी बॉडी डिफरेंट नहीं है. तो मेनोपॉज ये फेज हो या फिर थायराइड एज अ डिसऑर्डर हो ये एक ही बॉडी में होने की वजह से लक्षण जो है वो हमेशा सेम दिखाई देंगे आपको. तो उसका कारण भी एक ही रहता है और उसका इलाज भी एक ही रहता है कि आपकी लाइफस्टाइल आपका आहार. सो उसके ऊपर फोकस कीजिए. आपके जो भी लक्षण है आपकी जो भी तकलीफ है वो बकायदा ही कम होने वाली है. नेक्स्ट क्वेश्चन का इज देयर आई गेस मला तो क्वेश्चन ओके. तुम्हाला मिश्री म्हणजे नक्की व्हॉट इज दॅट टर्म यूज करून म्हणजे तुम्ही मिश्री म्हणजे काय जे आपण बघतो की आपले जे काही ओल्ड लेडीज आहेत घरामध्ये ते यूज करतात त्यांना ते म्हणायचं आहे की आपली मिश्री जी आयुर्वेदात सांगितलेली आहे तुम्हाला ते म्हणायचं आहे. तर प्लीज क्लिअर युअर क्वेश्चन डॉक्टर शशांक अँड देन विल डेफिनेटली कम बॅक टू यू. मला वाटतं की मिश्री म्हणजे जो एल्डर शुगर ते आपण ओके भी टोबैको का ही वो एक प्रोडक्ट है. सो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. सेकेंडली ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बहुत सालों से मिश्री लगाते हैं तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह ये जो चीजें हैं बोन रिलेटेड वो बहुत फास्ट होती है. डीजनरेशन ऑफ बोन ज्यादा दिखाई देता है. थायराइड की तो रिस्क रहेगी. इवन आपके हार्ट के लिए वो अच्छा नहीं है आपके लीवर के लिए वो अच्छा नहीं है. सो ओवरऑल इट्स नॉट गुड फॉर योर फॉर देयर बॉडी. सो अगर आपको उनको मिश्री लगानी की आदत है तो वो आदत छोड़ाना इज इम्पोर्टेंट. और आयुर्वेद में बहुत सारे दंतमंजन बोले हैं तो उसका अगर वो यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है. अगर उनको कोलगेट या फिर पेस्ट लगाने में अच्छा नहीं लगता तो दे कैन गो फॉर दंतमंजन और यानी चूर्ण फॉर ब्रशिंग देयर टीथ. ऐसा मुझे लगता है मतलब सोल्यूशन उसका वो है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे एंजलचा. हाऊ डू आय नो दॅट आय हॅव द डिझीज. ओके.
एजल आम्ही सेशनच्या स्टार्टिंगला जसं एक्सप्लेन केलेलं आहे, तुमच्या बॉडीमध्ये तुमची काही फक्त ब्लड टेस्ट करायची आहे, मला याच्या ब्लड टेस्ट केली आहे म्हणून मला थायरॉइड आहे, तर याचा अर्थ असं नाही की मला थायरॉइड झालेला आहे. त्याच्यासोबतच तुम्हाला जे काही लक्षणं असतील, जसं आपण बघतो हायपोथायरॉइडिझममध्ये तुमच्यामध्ये जर वेट गेन आहे, प्लस यू आर हैविंग कॉन्स्टिपेशन, ठंडी तुम्हाला ठंड आपको अगर सहन नहीं हो रही है, ये सब चीजें, भूख बराबर से नहीं लग रही है, स्वेलिंग आ रही है, पफीनेस आ रहा है, मॉर्निंग पफीनेस आपके फेस पे, सूजन आ रही है, तो ये सब अगर आपको हो रहा है, या फिर इसके अलावा अगर आपको जो है वो डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, या फिर आपका वेट में लॉस हो रहा है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है फैन के नीचे बैठने के बाद, या फिर जो है नहा के आने के बाद, तो अगर ये सब सिम्टम्स आप में है तो डेफिनेटली, या फिर यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, यहाँ पे दैट इज द इन मोर लेटर स्टेज, या फिर अगर गॉइटर वगैरह तरह आपल्याला स्वेलिंग दिसते, तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं, प्लस इफ यू आर हैविंग इरेगुलर मेंसेस और इंक्रीज हैवी ब्लीडिंग इन योर मेंसेस, तो ये सब अगर आपको दिख रहा है आपकी बॉडी में, तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड कंडक्ट अ टेस्ट, एंड जो है आपको आपका जो है आंसर मिल जाएगा. करेक्ट. मुझे लगता है कि लास्ट कुछ 10 मिनट्स बाकी है सेशन के, तो और किसी को डाउट्स रहेंगे, किसी को कुछ पूछना होगा, कुछ क्वेरी होंगी, तो वो कमेंट सेक्शन में डालिए. बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए आपकी तरफ से, और उनको उनके आंसर देते हुए हमें भी बहुत अच्छा लगा कि बहुत अवेयरनेस भी है आपके आम्ही मन में. पुरेपूर ट्राय केला टू सॅटिस्फाय ईच अँड एव्हरी क्वेश्चन दॅट इज कमिंग. एक चीज है कि जिसके ऊपर हमने अब तक बात नहीं की, वो मतलब मेंटल स्ट्रेस, कि जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है. और वो भी एक कारण है कि थायराइड लेवल जो है वो थायराइड होने के लिए, या फिर उसका लेवल जो है वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब चीजें बराबर है, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, शारीरिक कोई लक्षण नहीं है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है. उसका इम्पैक्ट भी थायराइड पर, आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा आता है. तो मेंटल स्ट्रेस को काबू में रखना या फिर उसको कम करना, टू डाइवर्ट योर माइंड इन पॉजिटिव वे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हर एक का तरीका अलग रहता है टू डील विद स्ट्रेस. जैसे हर एक का स्ट्रेस होने के कारण अलग रहता है, वैसे ही हर एक अलग रहता है. डेफिनेटली वेरी इजी टू से कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, जाके कोर्स पढ़ लो, लेकिन व्हेन यू फेस द मेंटल स्ट्रेस इट्स वेरी हार्ड टू डील विद इट एक्चुअली. तो आपको ही देखना है कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, या फिर आपका माइंड कौन सी चीज में डाइवर्ट होता है. म्यूजिक थेरेपी या फिर म्यूजिक का बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है माइंड डिस्ट्रेस करने के लिए. तो यू कैन गो फॉर सम गुड म्यूजिक, या फिर माइंड कामिंग म्यूजिक बहुत ज्यादा अवेलेबल रहता है यूट्यूब पे. तो वो म्यूजिक लगा के आप मेडिटेशन करते हैं, या फिर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, या फिर इवन ओमकार जप करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट माइंड के स्ट्रेस रिड्यूस करने के ऊपर आता ही आता है. और उसके साथ थायराइड लेवल जो है वो भी एक नॉर्मल लेवल आने के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मेंटल स्ट्रेस का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस डिसीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो उसको भी टैकल करना इम्पोर्टेंट है. वो हर पर्सन अपने तरीके से टैकल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है. अँड वन मोर पॉईंट हिअर वी आर मिसिंग, की तुम्हाला जर स्ट्रेस आहे किंवा काय आहे, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये जे आपण जे बेसिकली करतो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचकर्म, बट जे डेली प्रॅक्टिसेस आहे करणं पूरण आणि नसतं, याचा खूप चांगला आपण याच्यामध्ये जे आहे ते रोल येऊ शकतो. तुम्हाला बेसिकली काय करायचं, कानामध्ये साधा टी तेल असेल किंवा कुठलं पण तेल कोमट करून कॉटन डिप करायचं आणि जस्ट आपल्या कानामध्ये ठेवून द्यायचं आहे. यू कॅन डू दिस फॉर 20 मिनिट्स टू हाफ एन आवर, यू कॅन डू दिस, अँड देन तुम्ही जे आहे ते काढून फेकून देऊ शकता. हे सगळ्या गोष्टी. किंवा मग गाईचं तूप आहे, गाईच्या तुपाचे जे आहे ते 2 ते आपण जसं लेझर ड्रॉप्स टाकतो त्याच्या प्रकारे जे आहे ते आपण जर नसते केलं, प्रतिमर्श नसते, तर त्याचाही खूप चांगला इफेक्ट आपल्याला स्ट्रेस कमी करण्यामध्ये दिसून येतो. आणि फक्त हेच नाही करायचं, तुमचं जे काही स्ट्रेसचं कारण आहे त्याच्याशी नक्कीच तुम्ही डील करायचं आणि अकॉर्डिंगली जे आहे ते तुम्ही स्ट्रेस कमी करायचा प्रयत्न करायचा. बट हे ॲडिशनल यू कॅन डू टू लेसन युअर स्ट्रेस. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे की if someone is unable to get panchakarma but ready to follow medication, can we get control? Definitely. अभी हम देख रहे हैं कि लास्ट 1 year से ड्यू टू पेंडेमिक वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म पंचकर्म टू पेशेंट्स. तो इसी के दौरान अनेक पेशेंट का थायराइड की चिकित्सा बहुत सफल तरीके से हमने की है. तो अगर पंचकर्म कोई भी कारण से नहीं कर पाते हैं पेशेंट, तो भी मेडिसिन के साथ वो ट्रीट हो सकता है. पंचकर्म का इम्पोर्टेंस ये है ना कि वो कोई भी बीमारी ट्रीट करने के लिए बहुत फास्ट काम करता है. उसी के साथ अगर हम मेडिसिन भी देते हैं तो वो डबल वे में पेशेंट को ट्रीट करता है. लेकिन ड्यू टू सम रीजन इफ दे आर नॉट विलिंग और नॉट एबल टू डू पंचकर्म, तो मेडिकेशन के साथ भी विथ प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज हम ट्रीट कर सकते हैं. डेफिनेटली. एंड एटलीस्ट इफ यू कैनॉट कंट्रोल इट, तुमचं जे काही तुम्हारा जो भी लेवल है थायराइड का, उससे आगे वो इंक्रीज नहीं होने देगा. इफ यू स्टार्ट अर्ली स्टेज पे या फिर
डाइट में या फिर आपके जो है औषधि में अगर आप ले रहे हो, रेगुलरली ले रहे हो, अच्छी तरीके से ले रहे हो, पूरा जो है आहार विहार सब फॉलो कर रहे हो, तो वो एक्सेस भी नहीं होगा. इट विल स्टे एट दैट स्टेज. इट विल नॉट इंक्रीज. तो Right. डेफिनेटली नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ TSH इन अर्ली प्रेगनेंसी. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड वी वर मिसिंग ऑन इट. अँड डेफिनेटली बोलायचं होतं, बट हे सगळं डाऊट सॉल्विंग मध्ये जे आहे ते राहुल गेलेलं आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रेग्नन्सी अँड थायरॉइड दीज आर हार्डली इंटरलिंक टू इच अदर. आणि जे आहे ते प्रत्येक, मी तर म्हणेन की तुम्ही जर कन्सिस्ट करायचा विचार करत आहात तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही बाकीचे सगळे टेस्ट, थायरॉइडचं आहे, थायरॉइडचं लेवल चेक करणं प्रेग्नन्सीच्या आधी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज TSH अगर आपका बिगड़ गया है, हाँ, आपको कंसीव करना है, ऑलरेडी आपको जो है अमेनोरिया, मेनोरेजिया ये सब इश्यूज कुछ ना कुछ होगा ही रिलेटेड. बट इफ यू आर हैविंग अ हाई लेवल और लो लेवल ऑफ TSH एंड अगर आपको कंसीव करना है तो आपका जो है यू आर एट रिस्क. मतलब मिस कैरेजेस के जो है आपको इश्यूज आ सकते हैं. उसके साथ ही अनओव्यूलेटरी साइकिल रही तो पहली बात तो प्रेगनेंसी रखने में बहुत दिक्कत होगी आपको. इसके लिए जो है थायराइड प्रोफाइल कंसीव करने से पहले, आप प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले जो है आपको थायराइड प्रोफाइल चेक कर लेना है. प्लस अगर आप इन केस यू गेट टू नो कि हाँ यू आर हैविंग थायराइड, जो भी हो, हाइपर हो या हाइपर हो, जो भी मेडिकेशन जो हम देते हैं थायराइड में दैट आर एब्सोल्युटली सेफ इन प्रेगनेंसी, आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो वो पेशेंट्स को. एंड उनको फॉलो करना है, वो प्रेग्नेंट लेडीज, ANC मदर्स को जो है दे हैव टू फॉलो द रेजाइम एंड जो मेडिकेशन है वो अच्छी तरीके से लेनी है. प्लस एडिशनली जो है एवरी 4 वीक शी नीड टू टेस्ट इट रेगुलरली कि जो है मेडिसिन जो आप दे रहे हो मेडिसिन काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए. ऐसे नहीं कि हाँ थायराइड डिटेक्ट हो गया, मेडिसिन ले लिया, उसके बाद चेक नहीं किया. एवरी 4 वीक यू रेगुलरली नीड टू चेक. प्लस इफ यू गेट डिलीवर्ड एंड आपको फिस्टल थायराइड का इशू है तो आपका जो है बेबी का भी जो है वो थायराइड प्रोफाइल चेक करना चाहिए. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अपना जो थायराइड है वो बोन डेवलपमेंट प्लस आपका बेबी का जो फीटल ब्रेन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीटल ब्रेन डेवलपमेंट में जो है थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड अगर ये अर्ली अगर डिटेक्ट होता है, इफ यू आर अ प्रेग्नेंट लेडी, ANC मदर हो एंड अगर आपको थायराइड डिटेक्ट हुआ है तो डिलीवरी के बाद डेफिनेटली आपके बच्चे का जो है थायराइड प्रोफाइल चेक करना है. क्योंकि जो है अगर अर्ली डिटेक्ट हुआ तो दीज थिंग्स आर वेरी इजीली मैनेजेबल एंड ट्रीटेबल डेफिनेटली. तो ये सब चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए. एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग अभी प्रेगनेंसी की बात निकली है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी थायराइड कभी कभी डिटेक्ट होता है. तो वो बहुत अलग, मतलब वो भी एक जो चीज है ना वो थोड़ा सा अलग वे में होता है कि प्रेगनेंसी में जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो उसी की वजह से. और जो डाइट है, अगर डाइट में अगर जो माँ है वो गड़बड़ करती है तो भी प्रेगनेंसी के दौरान भी थायराइड उनको डिटेक्ट हो सकता है. तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग वे में रहती है, क्योंकि नॉर्मल जो ट्रीटमेंट चलती है थायराइड के पेशेंट की, जो प्रेग्नेंट नहीं है, उनकी थोड़ी अलग रहती है. और प्रेग्नेंट लेडी की थायराइड की ट्रीटमेंट जो रहती है वो अलग रहती है. तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही थायराइड होने के चांसेस रहते हैं अगर आपका डाइट और आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी इम्बैलेंस रहेगी तो. Okay. We have next question. The hormone level while menses and on normal days is different. And how does it affect the body? Definitely normal days ला आणि menses ला जे आहे ते तुमचे hormones जे आहे ते different असणारच आहे. काय सांगाल डॉक्टर ऋतुजा? कसं है ना कि हार्मोन इट्स अ साइकिल बेसिकली, डिफरेंट नहीं रहता लेकिन वो साइकिल रहती है कि मेंसेस के 5 डेज में हार्मोन जो है डिक्लाइन, या आफ्टर 5 to 14 डे हार्मोन अलग रहते हैं. 12 to 14 डे में ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम हार्मोन अलग रहते हैं. तो बेसिकली इट्स अ साइकिल. हमारी बॉडी जो है वो साइकिल में, हार्मोन के साइकिल में चलती है. इफ द साइकिल इज डिस्टर्ब देन मेंसेस इरेगुलर होना या फिर मेंसेस में एक्सेस ब्लीडिंग होना, तो ये चीजें रहती है. तो बेसिकली पूरा मंथ जो है ना तो वो साइकिल में ही काम होता है हार्मोन्स का. और एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के ऊपर लिंक्ड है. तो अगर एक हार्मोन में गड़बड़ आती है तो दूसरे हार्मोन में गड़बड़ आना ही आना है. इसी के लिए बोलते हैं ना कि हार्मोन रेगुलर होना, रेगुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम डिपेंडेंट है. और थायराइड, पिट्यूटरी और ओवरियन एक्सिस, ये जो एक्सिस है वो भी हार्मोन के ऊपर ही काम करता है. तो हार्मोन लेवल्स मेंटेन रहना, वो साइकिल कंटिन्यू एक प्रोसेस में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. बेसिकली अब हमारी बॉडी एक सिस्टम है, जैसे कि मशीन सिस्टम होती है, मशीन जैसे सिस्टम में चलती है उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है वो एक सिस्टम में चलती है. तो वो सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ आती है तो जैसे कि उसका इम्पैक्ट आने वाला है. तो उसी तरीके से हमारे जो बॉडी जो एक सिस्टम में काम करी है वो सिस्टम मेंटेन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसका जो फ्यूल है वो हमारा डाइट होता है और हमारी एक्सरसाइज होती है.
इसके वजह से हमारा डाइट और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मैटर करता है बॉडी नॉर्मल रखने के। ओके, और कुछ क्वेश्चन है तो बता दो, नहीं तो हम सेशन वाइंड अप करने के। येस डेफिनेटली. एक असा आलेला आहे की माझा एक क्वेश्चन आहे बट आय डोंट नो कुठे त्यांचं नेटवर्क इश्यू झाला काय झालं त्यांचा क्वेश्चन नाही दिसत आहे पुढचा. ओके, सो टिल कुठला नवीन क्वेश्चन येईपर्यंत सेशन खूप छान झालं. आय एन्जॉयड इट आणि एक्सपेक्टेशनच्या पण छान क्वेश्चन आले. थँक्यू सो मच. इवन आय एन्जॉयड इट आणि इंटरॅक्टिव्ह झालं मेन म्हणजे. डेफिनेटली वी हॅड डिसाइडेड की वी आर स्पीक ऑन दिस टॉपिक बट इंटरॅक्टिव्ह झाल्यामुळे थँक्यू सो मच टू आवर ऑडियन्स ऑल्सो की तुम्ही खूप छान प्रतिसाद दिला. थायराइड अवेयरनेस वीक चालू है तो थायराइड की बात इतनी अवेयरनेस व्यूवर्स में ये देख के बहुत अच्छा लगा कि बहुत डेफिनेटली और उसी के साथ ही चीजें जानने की एक म्हणतो ना त्यांना एक गोष्टी जाणून घ्यायच्या तर ती जे एक येस एक्झॅक्ट बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं अप्रिशिएबल है आप दिखा रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, देख रहे हैं हम लोग. बहुत अलग, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ. आई गेस 15-20 क्वेश्चन हमने दिए. Everybody has a different. Each and every question was very I personally don't know about मोदी but डेफिनेटली आपली जी काय ऑडियन्स आहे ती आत्मनिर्भर बनण्याचा प्रयत्न करत आहे असं मला पर्सनली वाटत आहे. Yeah, it was great actually. And speaking about mango से लेके हार्मोन के इम्बैलेंस तक, the journey of question was मतलब मस्त था. इवन येस इट वॉज डेफिनेटली खूप छान वाटलं आणि थँक्यू सो मच तुम्ही इतका वेळ जे ते आमचं सेशन जे आहे ते ऐकलं. एक क्वेश्चन बीच में आता कि आप पाइल्स और फीशर के बारे में क्या बताएंगे, लेकिन वो टॉपिक बहुत अलग है तो उसके बारे में हम जरूर एक पूरा सेक्शन ही रख देंगे उसके ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि वो टॉपिक ही बहुत वास्ट है. तो एक 2 मिनट में वो नहीं हो सकता, उसके लिए एक पूरा सेशन की ही जरूरत है. तो आप जिन्होंने वो क्वेश्चन पोस्ट किया था तो उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए हम एक अलग सेशन रख देंगे उसके लिए, पाइल्स एंड फीशर के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें और डाइट के ऊपर बहुत बोलना पड़ेगा उसके ऊपर, ऐसा है. आणि मी एक सांगू इच्छिते की आता ज्यांनी कोणी जे ते सेशन बघितलेलं आहे आणि ठीक आहे काही लोकांनी क्वेश्चन्स विचारले काही लोकांनी क्वेश्चन्स नाही विचारले. इन केस यू आर हॅव्हिंग तुमच्या फॅमिलीमध्ये जर कुणी असेल पेशंट जे त्यांना थायरॉइड आहे किंवा हायपर आहे किंवा हायपो आहे एनिथिंग and you need some help for it, तर डेफिनेटली डॉक्टर ऋतुजा अँड मी बोथ आर अवेलेबल. यू कॅन DM us and डेफिनेटली आपण ट्राय करू याच्यामध्ये काय करता येईल तर यू कॅन पिंग अस एनी टाइम. आपके जो भी रिलेटिव्स है या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स है उनको भी कनेक्ट होने के लिए बोलिए, क्योंकि हम बहुत रेगुलर वे में पोस्ट करते रहते हैं बहुत अलग अलग टॉपिक के ऊपर, और उसका उपयोग जो आपके फ्रेंड फैमिली या फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से होता है. आपके बहुत प्रतिक्रिया आते हैं और उस पर हमें बहुत इस पे काम करने के लिए. तो आई गेस येस 1 आवरचा वर्क केलेला आहे आपला टाइम अँड देयर आर नो मोर क्वेश्चन्स आय गेस. सो इट वाज there's no question. वेरी एक्टिव सेशन. जितने भी मैंने अभी लाइव सेशंस लिए हैं, जितने भी मैंने पार्टिसिपेट किए, ये सबसे इंटरैक्टिव सेशन था. मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत थायराइड के ऊपर बहुत वास्ट वे में डिस्कस कर पाए. बहुत नॉलेज आई गेस व्यूअर्स को मिला होगा. सिंपल, इट वाज वेरी सिंपल. बहुत स्वीटली सिंपल वे में प्रेजेंट आए, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था. थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आप ये सेशन में मेरे साथ जुड़ गए और आपका जो ज्ञान है वो बांटने के लिए थँक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. आणि असंच ह्याच्या पुढे पण सेशन करत राहू वेगळ्या वेगळ्या टॉपिक वरती. एक टॉपिक आता आली आहे आणि आय होप की तू पण हे सेशन एन्जॉय केलं असेल. आणि तुला काय And it was a pleasure, Dr. Rutuja, being with you for the first time. म्हणजे अशी गेलेली आहे अनऑफिशियली खूप वेळा लाईव्ह आलेले इंस्टाग्रामवरती, बट डेफिनेटली प्रोफेशनल आहे अँड इट वॉज नॉलेज ओरिएंटेड आणि थायरॉइड बद्दल बोलायचं होतं तर इट वॉज माय फर्स्ट सेशन. इट वेंट व्हेरी गुड आणि जे काय आहे तुम्ही सांभाळूनही घेतलं थोडंफार अँड डेफिनेटली थँक्यू सो मच फॉर गिव्हिंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी. थँक्यू सो मच. नक्कीच असंच सेशन करत राहू आणि असंच लोकांपर्यंत अवेअरनेस डेफिनेटली अवेअरनेस जे आहे तर आणि पब्लिक हेल्थ जे आहे तर ती अशीच लोकांपर्यंत पोहोचत जाऊ. थँक्यू सो मच. सो इथे आपण थँक्यू सो मच. सेशन आपण इथेच थांबवतो आहे. कोणाला काही डाऊट्स असतील ह्याच्या व्यतिरिक्त विचारायचं असेल तर डॉक्टर नम्रता आणि मला कोणाला DM केलं तरी चालेल. तुमच्या नक्कीच आम्ही उत्तरं देऊ. डेफिनेटली विल ट्राय टू सॉल्व युअर क्वेरीज. थँक्यू सो मच. बाय. गुड नाईट.
Happy vegan. Bye. Good night. It's not for me. I have to go to work tomorrow.